हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देविंदर। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट टीएस अग्रवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन डेट फ्रॉम बैलेंस दे रखे। देखो सारे आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। ठीक है, तो अब बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो बना रहे हैं। यहाँ पर 23 नहीं आएगा, 22 आएगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। आपको पहले से पता है, नहीं पता तो भाई जाके देखिए वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्टॉक। कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ लिखिएगा टू ओपनिंग स्टॉक। सर, और ओपनिंग स्टॉक है कहाँ पर? देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। जी हाँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक स्टॉक लिखा हुआ है, वो आप भी देखो एक बार ध्यान से। कहाँ लिखा हुआ देखो, तीसरे नंबर पे आप देखो स्टॉक लिखा हुआ 25,000 रुपये का। ये स्टॉक ओपनिंग है या क्लोजिंग है कैसे पता चलेगा? साथ में लिखना पड़ता है ना, कि स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल लिखा हुआ है कहीं पे। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में होता है तो आपको एडजस्टेड परचेज जरूर देगा वो। एक बात को ध्यान से समझ लेना। क्यों? क्योंकि देखो, क्लोजिंग स्टॉक आपको कभी ट्रायल बैलेंस में वैसे आपको मिलेगा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक हम एडजस्टमेंट मिलता है ज़्यादातर, और एडजस्टमेंट से फिर हम इसके अंदर लाते हैं कैसे, एक एडजस्टमेंट एंट्री करके, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री हम करते हैं, इस वजह से ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पर आ पाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर मिले तो हम क्या कर देते हैं, हम एडजस्टेड परचेज कर देते हैं। यानी कि एडजस्टेड परचेज अकाउंट डेबिट कर दूंगा, मतलब हमने एडजस्टेड परचेज के अंदर सबको डाल दिया। तो एडजस्टेड परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, फिर ये एंट्री कर देते हैं। तो इससे क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टेड परचेज से माइनस हो जाता है। तो एडजस्टेड परचेज ही, इसमें ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, इसमें परचेज भी आ जाता है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस भी रखा होता है, और उस वजह से फिर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट खुल जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट तब खुलता है जब एडजस्टेड परचेज हो। परचेज से जब हम माइनस कर देते हैं, कहने का मतलब, तो परचेज से अगर माइनस कर देते हैं तो उसका नाम फिर, और ओपनिंग स्टॉक भी परचेज में जोड़ देते हैं, फिर एक साथ सब कुछ करते हैं, तो फिर एडजस्टेड परचेज बोलेंगे। क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज है नहीं, तो ये स्टॉक फिर कौन सा होगा? ओपनिंग ही मानूंगा, क्लोजिंग नहीं मान सकता जब तक एडजस्टेड परचेज ना हो। एक और चीज़ आपको समझने मिली, तो ओपनिंग स्टॉक ही होगा फिर ये। तो 25,000 का लिखना, ठीक है, क्योंकि देखो परचेज अलग से दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड भी अलग से दे रखा है। जब क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज होता है ना, तो ना तो उसमें रिटर्न आउटवर्ड माइनस करते हैं, ना फिर हम उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। वो सब उसी के अंदर हो जाता है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस करना देता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए एडजस्टेड परचेज नहीं है, तो इसलिए हम स्टॉक को ही ओपनिंग मानूंगा। फिर यहाँ लिखूंगा टू परचेजेस। टू परचेजेस 90,000 रुपये की दे रखा है, रिटर्न माइनस कर देते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड जो कि परचेज रिटर्न बोलते हैं जैसे, वो माइनस कर देते हैं। वो आपके सामने दे रखा है, आप देखोगे 1,000 रुपये दे रखा है। लेकिन एडजस्टमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ ना हो कोई जिससे परचेज में से माइनस होगा, वो रखा हुआ एडजस्टमेंट। अगर हम नीचे देखेंगे तो देखो स्टॉक, तो पहली बात है क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही दे रखा है, बात करने की जरूरत भी नहीं थी, वो क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही दे रहा है वैसे भी। लेकिन तब भी हो सकता है मन में कन्फ्यूजन आता, तो मैंने इसमें बात कर दी। वैसे क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही दे रहा है, साफ दिखा हुआ है, तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री ही होगी इसकी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, ठीक है। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चक्कर नहीं उसका, डेप्रिसिएशन का यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में कोई मतलब नहीं है। मशीनरी कह रहा है कि भाई इतनी खरीदी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ कोई यहाँ नहीं है। 6th एडजस्टमेंट, वो हमारा मतलब है ऐसा, वो कह रहा है कि एक फायर लगी है 20 मार्च 2023 को, और उस समय स्टॉक की वैल्यू 7,000 रुपये की दी थी और डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि 7,000 रुपये का स्टॉक जल के राख हो गया। वो पूरी तरह से इंश्योर्ड था, यानी कि इंश्योरेंस करा रखा था उसको, इंश्योरेंस करा रखा था उसका, यानी कि बुरा तरीके से हमने उसको कह रखा था भाई अगर डिस्ट्रॉय होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी।
और इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर दिया पूरा क्लेम। मतलब देखो, मतलब ये है कि स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ 7,000 रुपये का, स्टॉक का नुकसान कितने का हुआ, 7,000 रुपये का, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि मैं 7,000 रुपये आपको पूरा दे दूंगा, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है, क्लेम देती है। वो क्लेम कई बार पूरा होता है, कई बार आधा अधूरा होता है, लेकिन इस बार कहते हैं पूरा दे दूंगा। ठीक है सर। और इसकी आपको पता है एंट्री क्या होती है, इस एडजस्टमेंट एंट्री भी समझो साथ में इसकी क्या होती है। वैसे अगर सामान का नुकसान होता है तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस बाय फायर अकाउंट। सबसे आसान एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। जैसे 7,000 का नुकसान हुआ तो किस में से माइनस करूँगा, क्या कम हो गया, ये जो नुकसान हुआ सामान का हुआ। और सामान का कौन सा अकाउंट होता है, जो सामान खरीदा होगा, परचेज में से माइनस होता है। जब भी आप देखोगे कोई अगर ड्राइंग निकाली, गुड्स निकाला मैंने पर्सनल यूज़ के लिए, तो तब भी परचेज लिखते हैं। चैरिटी के लिए गुड्स दिए तब भी वहाँ परचेज आता था। हर जगह पे परचेज से ही माइनस होता है। तो सब भी सामान की बात होगी, गुड्स की बात होगी तो नाम परचेज ही आएगा। ठीक है ना। तो परचेज में से सामान माइनस होगा। अब आप कहोगे ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक इसमें से निकलता है। अल्टीमेटली ओपनिंग स्टॉक कहाँ से निकलता है, इसमें से। स्टॉक कभी भी अकाउंट नहीं खोलता उसका, वो क्या होता है बेसिकली, वो आपको बैलेंस देता है नीचे। वो क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। असल में तो परचेज ही होता है अकाउंट, परचेज में से माइनस करना था। वो वहीं से ही स्टॉक तो भैया अलग, स्टॉक्स तो पड़ा हुआ होता है, सामान जो खरीदा है उसी से ही स्टॉक बनता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए वहीं से ही माइनस होगा। अकाउंट तो कभी यही खुलता है ना सिर्फ। अब ये क्योंकि लॉस हुआ, फिर हम लॉस को, क्योंकि नुकसान होता है तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं। कोई भी लॉस होता है तो अगर वैसे नुकसान होता है तो हम कहाँ भेजते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो ये लॉस बाय फायर को ख़त्म कर देते हैं अकाउंट को। इसे क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। कोई भी नुकसान, कोई भी खर्चा एंड में जाके क्लोज हो जाता है उसका अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो ये क्योंकि नुकसान है तो ये कहाँ जाएगा, परचेज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सी बात है, क्योंकि नुकसान है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा लॉस, क्योंकि लॉस कोई भी होगा वो सब यहाँ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। अब लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि मैं 7,000 रुपये पूरा दे दूंगा, तो अब मेरा ये लॉस नहीं रहा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने वादा कर दिया कि मैं पूरा दूंगा अमाउंट। तो मैं क्यों भेजूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं। लॉस एक्चुअल में हुआ, लेकिन उसी टाइम इंश्योरेंस कंपनी कहते मैं दे दूंगा, तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। 20 मार्च को उन्होंने कह दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो अब क्यों भेजूँ। अब मैं क्या करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दूँगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी एक तरह का मेरा एसेट बन गया, डेटर टाइप का बन गया, कि इंश्योरेंस कंपनी 7,000 रुपये मुझे मिलने वाला है। तो यानी कि इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो ये एसेट बना होगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी एसेट बन गया। ये तो अकाउंट बंद ही हो चुका लॉस का। परचेज में से दूसरा चीज़ क्या होगी, इसको परचेज में से 7,000 रुपये माइनस कर दूंगा, क्योंकि भैया जो सामान है वो कम हो गया, मेरा लॉस हो गया ना सामान का, इसीलिए मैं क्या करूँगा, अब ये चीज़ करने वाला हूँ। तो यानी कि जो नुकसान हुआ 7,000 रुपये का, उसको इसमें से माइनस कर दूँगा, यानी कि बाद लॉस ऑफ स्टॉक 7,000 रुपये। अब देखेंगे कि यानी कि नेट परचेज फाइनल कितनी हो चुकी है, 82,000। ये करना है इसके अंदर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोई देखते हैं कौन कौन का खर्चे दे रखे हैं, जैसे वेजेस और सैलरी, ये आएगा। क्योंकि अगर ये होता ना टू सैलरी एंड वेजेस होता तो नहीं आता, इसका मतलब हमारा था ऑफिस का खर्चा है। लेकिन अगर पहले उसने वेजेस लिख दिया तो आएगा, क्योंकि इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फैक्ट्री के अंदर मैंने मजदूरी दी है और किसी को सैलरी भी दी है, मैनेजर वगैरह को, तो पहले वेजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा मानना है 5,000। और देखते हैं कोई और खर्चा है, कैरेज, खाली कैरेज लिखा हुआ है तो भी इसमें लिखना है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कैरेज ज़्यादातर ट्रेडिंग अकाउंट का ही होता है।
आउटवर्ड जब तक ना लिखे तब तक मैं नहीं मान सकता कि वो सेल के बाद वाला है। तो 2 कैरेज लिखो, 2 कैरेज 2000 रुपये, ठीक है 2000 रुपये। और कोई है? और कोई फ़िलहाल नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, सीधा यहाँ लिखो बाय सेल्स, बाय सेल्स, ठीक है। सेल्स कितनी देखो, क्रेडिट साइड पे देखोगे तो सेल्स आपके सामने दे रखी है 1,28,000 रुपये की। उसको फिलहाल मैं अंदर लिखूँगा, क्यों? क्योंकि अभी उसमें से कोई ना कोई रिटर्न होगी, वो माइनस करनी होती है। रिटर्न इनवर्ड देखो दे रखे हैं 2000 रुपये, वो ही होता है सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड 2000 रुपये, तो 1,26,000 रुपये आ गया। यहाँ लिखेंगे अब क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आपको पता है एडजस्टमेंट पहले एडजस्टमेंट दे रखा है, वो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है आपके सामने, पहली एडजस्टमेंट है 40,000 रुपये। और ये भी आपको पता है कि ये भी एक एसेट बनेगा। तो देखो इसका ट्रीटमेंट, मैं इसको स्टार में कर लेता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि हर एडजस्टमेंट को 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, जैसे हमने समझा था। इसका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, यानी कि इसका एक इंश्योरेंस कंपनी एसेट बनेगा और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट बनेगा। क्लियर? ये चीज़ समझ गई बस, और कुछ नहीं आना। इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ रहा है 1,66,000 और यहाँ पर भी 1,66,000 ही आना चाहिए। इधर आ जाएगा फिर 2 ग्रॉस प्रॉफिट और कैरी डाउन। तो माइनस करेंगे, अगर मैं 1,66,000 में से माइनस करते हैं तो वो क्या आ रहा है, 1,07,000 माइनस करूँगा पहले, 59 आ गया। 59 में 7,000 गए, 52,000 आ गया। सिंपल आंसर, ठीक है 52,000। अब इसको ब्रॉड डाउन कर देते हैं जैसे आपको पता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 52,000। समझिए बात को। अब देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से आपको एक एक चीज़ लिखनी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्योंकि एडजस्टमेंट दे रखी है। उसकी चीज़ जो भी आप चीज़ लिख रहे हो एक्सपेंसेस, वो सारा साथ में देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट कोई है या नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस दे रखा है। क्या कोई आउटस्टैंडिंग या कोई प्रीपेड कुछ ऐसा है रेंट वगैरह? फिलहाल कोई एडजस्टमेंट में ऐसा नहीं है। तो सीधे लिखो 2 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। बहुत ध्यान से, जो भी खर्चा बच गया वो सब इसमें आता है। जैसे कि हमने समझा था 5,000 रुपये दिखेंगे, ठीक है। और कोई खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आएगा। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये खर्चा है हमारा ऑफिस का। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000, ठीक है सर, ओके सर। ऑफिस का खर्चा ये भी आएगा। तो यहाँ लिखो 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। हालांकि ये ऑफिस के खर्चे में ही ये भी आता है, बट अलग से दे रखा है तो क्या होगा, हम तो लिखेंगे ना। बेड डेट दे रखा है तो 2 बेड डेट भी आएगा। 2 बेड डेट्स 1,200 रुपये दे रखे हैं, तो बेड डेट 1,500 हो गए, तो वो भी लिख दिया। अब देखो नीचे एक एडजस्टमेंट है, प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेट का 5% डेटर का। तो बना देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, बना दो। अब एक चीज़ याद रखना, ये 1,500 रुपये ऐसा करो अंदर लिखो। क्यों? देखो ध्यान से, एक आपका पुराना प्रोविज़न भी दे रखा है। ये बहुत सारे लोग गलती कर देंगे, क्योंकि समझ ये दिखेगा ही नहीं आपको। क्रेडिट बैलेंस में चेक कर लेगा अच्छे से। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल 2,000 रुपये पुराना भी दे रखा है। तो याद है मैंने आपको एक पिछली वीडियो में अकाउंट बनाना सिखाया था, नहीं देखिए तो आप बहुत दुआ बता दो। अगर कोई पुराना प्रोविज़न दे रखा है तो अब देखो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एक अकाउंट आप बना सकते हो वर्किंग नोट में, ताकि ये निकाल सको कि कितना आपको ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, कोई भी लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट साइड से उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले साल का कितना प्रोविज़न बढ़ा हुआ है 2,000 रुपये का, और इस बार कितना बनाना है वो यहाँ लिखते हैं 2 बैलेंस कैरी डाउन। इस बार कितना बनाना है वो कहाँ लिखते हैं 2 बैलेंस कैरी डाउन। 5% बनाना है। सन्ड्री डेटर का देखो, सन्ड्री डेटर आपके सामने है कितने के, 40,000 रुपये।
पहले अगर कोई फर्दर बैड डेट होता है ना, पहले वो माइनस करते हैं, फिर प्रोविज़न नया बनता है। बट फर्दर बैड डेट नहीं है कोई, तो सीधा 40,000 का 5% बन जाएगा, 2,000 भी होता है। 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000 रुपये होता है, सिंपल, ठीक है ना। 40,000 का 5%, 5 4 20, तो 2,000 ही होता है। यानी कि पुराना भी 2,000 है, इस बार भी। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये जो बैड डेट है, पहले पुराने वाले को इस बैड डेट से ख़त्म करते हैं। तो जो पुराना प्रोविज़न होता है ना, उसको ख़त्म कर देते हैं बैड डेट से, बिकॉज प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में होने वाला बैड डेट। अगर बैड डेट हो गया तो उस प्रोविज़न को बनाने का मतलब नहीं है। अब पता चल गया कि 2,000 में से 1,500 बैड डेट हो गए, हाँ 500 रुपये का नहीं हुआ तो 500 को बचा के रख सकते हैं, लेकिन 1,500 का तो ख़त्म कर देंगे ना। ख़त्म कैसे करेंगे? उल्टी साइड पे लिखूंगा 2 बैड डेट्स, 1,500 रुपये, समझ गए। तो यानी कि एंट्री ये हुई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अब अगर मैंने 2,000 रुपये का प्रोविज़न 1,500 का ख़त्म कर दिया तो 500 रुपये अभी भी बचा है, समझ गए। और इस बार मुझे कितना बनाना है? वो कह रहा है 2,000 बनाना है, यानी कि नया कितना बनाना होगा? 1,500 का। यानी कि आप ये भी कह सकते हो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, पहले इसका टोटल करो, 3,500 आ रहा है, यहाँ पर भी 3,500 ही आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ साइड पर 1,500, यानी कि इस बार जो मुझे प्रोविज़न बनाना है वो 1,500 का बनाना है। नया प्रोविज़न का मतलब होता है नया बैलेंस। 2,000 रुपये करना था नया बैलेंस, 2,000 में से 1,500 खत्म हो गया, रह गया 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये तो पुराना पड़ा हुआ है और नया बनाना है 2,000। तो इस साल कितना बनाना है? इसका मतलब नया 2,000 का मतलब है 2,000 का टोटल बैलेंस करना है इस साल, यानी कि कितना बनाना पड़ेगा? 1,500, क्योंकि 500 तो पहले से था, तो 1,500। और ये कहाँ भेजूंगा? इस अकाउंट। ये आप वर्किंग नोट बना सकते हो इस तरीके से, ये है। इसी को 1,500 रुपये कैसे लाऊंगा वो यहाँ पर देखो, मैंने बताया था। लिखने का तरीका क्या होगा? मैंने क्या करा, इसको प्लस किया, इसमें से माइनस किया, तो ये आया। यही करने वाला यहाँ पर, यही करने वाला कि इसको पहले नया प्रोविज़न को प्लस कर दूंगा, तो यहाँ लिखूंगा ऐड न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, फिर लेस ओल्ड प्रोविज़न, यही करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। तो यहाँ लिखूंगा ऐड न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, 2,000 रुपये बनाया, लेकिन पुराना प्रोविज़न माइनस करा, ओल्ड प्रोविज़न 2,000 रुपये था वो भी, तो एक्चुअल में बना कितना? 1,500, समझ गए। ये चीज़ होती। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई खर्चा है? बिल्कुल है, डिस्काउंट है। एडवांस फॉर मशीनरी खर्चा नहीं होता, वो तो बेसिकली एक एडवांस दे दिया, तो जैसे कि कोई एडवांस खर्चा करते हैं वो हमारा एसेट बन जाता है, प्रीपेड। ये प्रीपेड खर्चा है वो, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है डिस्काउंट, वो भी डेबिट साइड पे दे रखा है, तो ये डेबिट है नहीं, ये मैंने डिस्काउंट अलाउड है ये, तो यहाँ लिखोगे टू डिस्काउंट अलाउड 1,000 डेबिट पे दे रखा है, तो डिस्काउंट अलाउड होता है, खर्चा है। और कोई खर्चा नहीं। अब सीधा आ जाओ एडजस्टमेंट पे खर्चे हैं। डेप्रिसिएशन लगाना है भाई साहब, फर्नीचर पे, मशीनरी पे 10% लगा लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहले यहाँ लिखते हैं फर्नीचर पे लगा देते हैं। चलो पहले फर्नीचर पे, देखो फर्नीचर आपके सामने 10,000 रुपये का, 10,000 का 10% 1,000 होता है। फिर मशीनरी का 10%, मशीनरी का बैलेंस कितना है? 50,000 का, तो 5,000 रुपये होता है, तो 6,000 रुपये आ गया। क्लियर। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% का भाई साहब, कैपिटल का 5% का इंटरेस्ट देना। तो कैपिटल है आपके सामने 1,00,000 की, उसका 5% निकालेंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर है बात? चलिए, और देखो एडजस्टमेंट क्या क्या थी, ये एडजस्टमेंट में था, इसका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। ये डेटर से माइनस होता है, यहाँ तक ना। नया प्रोविज़न जो भी आपने बनाया वो डेटर से माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले माइनस नहीं हो रखा होगा। अब तक कोई भी प्रोविज़न माइनस नहीं हो रखा होगा डेटर में से, क्यों? क्योंकि तभी तो वो दे रखा है क्रेडिट साइड पे। अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हम माइनस नहीं करते डेटर से, तो उसको लायबिलिटी बना देते हैं, तो इसलिए वो लायबिलिटी साइड पे 2,000 रुपये दे रखा था।
लेकिन अब वो कह रहा है कि 2,000 रुपये का नया प्रोविज़न बनाओ और वो माइनस करो। तो सीधा 2,000 रुपये माइनस करो, क्योंकि 2,000 का नया प्रोविज़न का मतलब है पुराना भी इंक्लूड होता है उसके अंदर, समझ गए, सारे इकट्ठा माइनस कर दूंगा आप। ये भी आपका एडजस्टमेंट में था, ये इन दोनों से माइनस होगा, ये कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट मिले। अब एक एडजस्टमेंट और है, उसको समझना है, वो क्या है, ध्यान से देखना नीचे क्या आगे लास्ट में क्या लिखा है। 10% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में भेजना है। अच्छा जी, ये नेट प्रॉफिट पहले इसका मतलब निकालना पड़ेगा, उसका 10% भेजेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। तो पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकालते थे, टोटल करते थे पहले इसका, है ना। तो 52,000 रुपये का, यानी कि इस साइड में 52,000, यही साइड बढ़ गया। तो 52,000 में से पहले आप इन सबको माइनस करेंगे, तब नेट प्रॉफिट निकलता था ना, तो पहले वही करेंगे। तो 52,000 में से देखो ये 6,000 है, 6,000 और 7, ये हो गया 7,200, पहले वो माइनस कर देते हैं, तो आ गया 44,800 आ गया। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और थी, सॉरी, हाँ, कोई क्रेडिट सेट पे कुछ और तो नहीं है ना, नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा था। हाँ एक चीज़ गड़बड़ थी, मशीनरी पे मशीनरी की एक एडजस्टमेंट दे रखी थी। देखो मशीनरी एक 20,000 रुपये की कह रहा है फोर्थ एडजस्टमेंट में, वो जनवरी में खरीदी है। मशीनरी टोटल 50,000 रुपये की थी, वो कह रहे हैं कि 50,000 में से 20,000 रुपये की जो मशीन है ना, वो जनवरी में खरीदी है। बाकी 30,000 रुपये की मशीन पे तो यानी कि पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% लगेगा। इस पे तो 3,000 रुपये लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है 30,000 रुपये की मशीन तो साल की साढ़े में खरीदी हो, यही मान के चलो। लेकिन अगर ये कह रहा है कि जनवरी में खरीदी है और अकाउंटिंग खत्म हो रहा है मार्च में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने यूज़ करिए, तो पूरे साल का कैसे लगा दूंगा। 10% तो पर एनम है, पूरे साल का है, तो पहले 10% को कन्वर्ट करना होगा 3 महीने के हिसाब से। तो 20,000 रुपये का 3 महीने के 10% लगेगा, लेकिन 3 महीनों का, यानी कि 3/12 करते हैं। पूरे साल का 12 महीने का होता है, तो पहले 12 से डिवाइड करूँगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 500 रुपये। तो 500 रुपये इसका लगेगा, 3,000 इसका, 3,500 रुपये लगेगा। तो यानी कि 4,500 का टोटल आएगा, समझ गए। 3,000 रुपये इसका लग गया, 500 रुपये इसका लग गया, क्लियर। तो अब जो मैं बता रहा था, तो पहले हम इसको माइनस करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था 52,000 है, 52,000 में से पहले माइनस करेंगे ये 7,200, ठीक है। तो ये हो गया 44,800। फिर ये आपके सामने ये 6,000 रुपये हो गया, 7,000, 12,000 रुपये, ये माइनस करूँगा तो ये आ गया 22,800। कितना आ गया, 22,800। समझ आ गई बात, ये आ गया आपके सामने, क्लियर है, ये आ गया आपके सामने, ठीक है। सॉरी ये 32,800 आएगा, सॉरी 32,800। तो 32,800 नेट प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन उसमें से कह रहा है कि उसका 10% तो जनरल रिजर्व में भेजना है। यानी कि कंपनी कह रही है कि भाई जो भी हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे उसका 10% पहले जनरल रिजर्व भेज दो, फिर आप कैपिटल में डालो। तो यानी कि इसका 10% कैसे निकालते हैं, 1 जीरो हटा दो, पूछिए 3280। इसका 10% पहले मुझे टू जनरल रिजर्व, यानी कि जनरल रिजर्व में भेजना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले या प्रॉफिट कैपिटल में भेजने से पहले मुझे जनरल रिजर्व में पहले भेजना है 3280। वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिखूंगा, और कहाँ लिखूंगा, क्योंकि प्रॉफिट का ही तो हिस्सा दे रहा हूँ वो, तो वो भी एक तरह का खर्चा ही था बिजनेस के लिए, ठीक है। अब आप निकालो नेट प्रॉफिट, तो यानी कि 32,800 आ रहा था, 32,800 में से 3,280 तो भेज दिया, तो बचा कितना, तो आपके सामने बचेगा 29,520। तो एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट हो गया वो 29,520 का हो गया। ये कैपिटल भेजूंगा, तो ये लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टोटल देखो 52,000 आएगा, और इस साइड का भी टोटल 52,000 ही आएगा। तो ये तो आप लिख लेना, बाकी अब बैलेंस शीट बनते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे फॉर्मेट। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल का पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, कैपिटल का बैलेंस है कितने का पहले, ठीक है। तो देखो कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा है वो
क्रेडिट साइड पे देखो 1,00,000 रुपये। सबसे पहले क्या करते हैं, उसके अंदर नेट प्रॉफिट जो होता है वो ऐड कर देते हैं। जो निकाला अभी, क्या निकाला था 29520, यही तो निकाला था, यही निकाला था ना। इसको पहले ऐड कर देंगे। चलिए ऐड कर दिया। फिर कोई ड्राइंग्स होता है ना, वो माइनस कर देते हैं। ड्राइंग भी दे रखा है 10,000, स्टार्टिंग में देखोगे तो वो माइनस कर दिया। ड्राइंग्स 10,000 रुपये। लेकिन अभी हाथ रोक लेना, क्योंकि याद करो एडजस्टमेंट अभी थी जो मैंने ऊपर लिखा, लॉस ऑफ स्टॉक, वो नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट में देखोगे तो अगर नीचे हम लिखा था जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया देना है, वो आपने वहाँ लिख दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। वो यहाँ नहीं लिखूंगा, दो जगह ट्रीटमेंट करना होगा। कैपिटल बढ़ जाएगी, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने वहाँ लिख दिया, वो किसको देना है, कैपिटल पे प्लस करना है। वो प्लस किया थोड़ी होगा, तभी तो एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। अगर ये लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो सीधा मैं यहाँ पे प्लस करता, वहाँ नहीं लिखता। अब क्योंकि वहाँ भी लिखा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, दो जगह ट्रीटमेंट होगा। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। 5,000 रुपये हमने निकाला था, ये आएगा। ठीक है, तो ये हम बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर इसका मतलब 5,000 रुपये एक्चुअल में, इसका मतलब ऐड करना है मुझे, मतलब 5,000 रुपये माइनस करना है इसमें से। तो 1,24,520 ये आना चाहिए, समझ गए। अब नॉन करंट लायबिलिटी जनरली क्वेश्चन में होती नहीं, तो सीधा क्या लिखेंगे, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी सबसे पहले लिखते कि चलो, जैसे कि करंट लायबिलिटी में और दे रखा होगा आपके सामने ये क्रेडिटर्स, उससे पहले कोई और करंट लायबिलिटी है क्वेश्चन में, पहले वो देख लेते हैं। जनरल रिजर्व है, पहले वो लिख लो। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो कैश में कन्वर्ट, मतलब बहुत पैसा लेट देते हैं, जनरल रिजर्व को पैसा देते नहीं है, वो जनरली बहुत कम होता है। कि वो प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है ना, वो प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो भी करंट लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि वो भैया कैपिटल में जाता है। जनरल रिजर्व बेसिकली बाद में लगे हम डिस्ट्रीब्यूट कैप ओनर को ही दे देते हैं, ओनर का ही होता है। तो जनरल रिजर्व 20,000 रुपये का था। लेकिन अभी याद करो लास्ट में जाके अभी क्या हुआ, हमने एडजस्टमेंट में देखा था कि 10% जनरल रिजर्व भेजना है, और वो भेज दिया था। लेकिन ये एडजस्टमेंट में था, तो दो जगह पे आएगा ना ट्रीटमेंट, एक यहाँ भी तो आएगा, क्योंकि यहाँ ऐड थोड़ी होगा वो 3280 जो निकाला था अभी। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगर मैंने वहाँ लिख दिया, और क्योंकि ये एडजस्टमेंट में था तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 3280, समझ गए। ये दिमाग में रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा कि दो जगह पे आएगा हर चीज़ एडजस्टमेंट की, बस कभी गलत नहीं कर सकते आप। फिर लिखते हैं, चलो क्रेडिटर लिखते हैं। क्रेडिटर आपके सामने कितना है भैया, 37,700। ठीक है, और कुछ आएगा, ध्यान से देख लो भैया, और कुछ आएगा, नो सर, और कुछ नहीं आएगा, और कुछ है ही नहीं आपके सामने लायबिलिटी, और कहाँ से आएगी। तो सीध अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। उसमें सबसे पहले फिक्स्ड एसेट लिखते हैं ना, फिक्स्ड एसेट्स। चलिए फिक्स्ड एसेट कौन से है, जैसे फर्नीचर था, प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगा था, याद है आपको, वो डेप्रिसिएशन भी माइनस करूँगा क्योंकि वो एडजस्टमेंट में था। तो फर्नीचर दे रखा है जैसे कि 10,000 रुपये का, उसका 10%, ठीक है, हमने लगाया था। तो लेस डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये, 10% इसका 1,000 रुपये था, वो माइनस कर दूंगा तो 9,000 रुपये आ गया। ऐसे ही मशीनरी थी कितने की, 50,000 रुपये की, उसका डेप्रिसिएशन याद करो 5,000 नहीं निकला था, क्योंकि मशीनरी की एक और एडजस्टमेंट थी, ये एक मशीन जनरल में खरीदी, उसका 6-3 महीने का निकला, 3500 बैठा था। तो 3500 माइनस करूँगा, लेस डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया फिर 46,500 आ जाएगा। और कोई नहीं है फिक्स एसेट, और कोई नहीं है। अब आ जाओ सीधा करंट एसेट पे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना। करंट एसेट सबसे पहले लिखो क्लोजिंग स्टॉक, जो नीचे हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था एडजस्टमेंट में, वो आएगा सबसे पहले। ठीक है, एडवांस फॉर मशीनरी, ये भी एक प्रीपेड खर्चा होता है। एडवांस फॉर मशीनरी, एडवांस फॉर मशीनरी 7,000 रुपये।
अब लिखो डेटर। डेटर आपके सामने कितने हैं? सन्ड्री डेटर 40,000 रुपये। सन्ड्री डेटर है 40,000 के, उसमें से मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविज़न दे रखा है 5%, वो मैं माइनस करूँगा पूरा जो बनाया था, नया प्रोविज़न लाया था इसी का 5%, 2,000 रुपये वो माइनस करूँगा। क्यों? क्योंकि वो एडजस्टमेंट में है उसका, या तो मैं प्रोविज़न को यहाँ भी ले सकता हूँ बट यहाँ नहीं लिखूँगा ना, यही माइनस करूँगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि इस साल मैंने नया बनाया 2,000, नया वाला माइनस करते हैं तो 38,000 आ गया। ठीक है, बैड डेट माइनस नहीं करूँगा, अगर फर्दर बैड डेट हो तो पहले माइनस वो करता। ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत चीज़ समझनी जरूरी है। हाँ, एक चीज़ मैंने बताई थी कि देखो स्टॉक लॉस हुआ था, फिर मैंने कहा था कि उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्यों नहीं भेजा था, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती थी, तो इंश्योरेंस कंपनी नाम आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो एक तरह का वहाँ से पैसा मिलेगा, डेट वो एसेट होगा 7,000। बस एक चीज़ और रहेगी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। पहले कैश एट बैंक रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कैश इन हैंड से ज़्यादा लिक्विड नहीं है, कैश इन हैंड ज़्यादा लिक्विड होता है, यानी कि जल्दी पैसा कैश में कन्वर्ट सबसे ज़्यादा जो होता है वो कैश इन हैंड होता है, क्योंकि वो हाथ में पैसा है, ये पहले पैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम सब बना रहे हैं ना लिक्विडिटी ऑन द बेसिस लिक्विडिटी बैलेंस शीट बना रहे हैं कि सबसे पहले जो ऐसे लिखते हैं जो सबसे बाद में कन्वर्ट होती है कैश में, फिर सबसे लास्ट में जो बहुत जल्दी होती है उसके हिसाब से बना रहे हैं। बस एक चीज़ ये आएगा बस अब लास्ट में आप देख ले करो कि भाई कोई छूट तो नहीं गया ट्रायल बैलेंस में, कोई आइटम छूट नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रख लो, कोई नहीं छूट गया, सब लिख दिया हमने, एडजस्टमेंट कोई छूट गई ना, तो आंसर मैच होना चाहिए, 110% होना चाहिए, 110% आंसर मैच होना चाहिए। देख लेते हैं, तो 1,24,520, 23,280, ठीक है, ये हो गया 8,14,780, और 37,700 इसमें प्लस करोगे कितना आ गया 14, ये आ गया 18,550, यही आना चाहिए यहाँ पर भी। और एक बार आप चेक भी कर सकते हो, चेक करके देख लेते हो भाई, 9,000 प्लस करोगे तो आ गया 55,500, ठीक है, 40,000 47,000 प्लस कर लेते हैं इसमें, 1,02,500 हो गया, फिर 45,000 प्लस कर लेते हैं, ये आ गया, फिर 38,000 प्लस कर लेते हैं, तो भाई देखो वही आंसर आ रहा है 18,550। सो उम्मीद करते हो इससे आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।